मेरा नाम अनिल देवीदास फड़ है। मैं विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय संगठन का राष्ट्रीय कार्यवाह हूँ। पिछले काफ़ी सालों से इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में हमारा समाज जो बंजारी समाज है, उसका बंजारी सेवा संघ एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का भी अध्यक्ष हूँ और बहुत सारे एनजीओ के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं असल में घुमंतु होने का मुझे एहसास होता है, क्योंकि मैं घूमते रहता हूँ। मैं हूँ घुमंतु जनजाति से, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि घुमंतु जाति क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में स्टडी करते 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 मैं संगठन के साथ भी जुड़ गया। पहले महाराष्ट्र का कार्यवाह भी था, भी राष्ट्रीय कार्यवाह भी हूँ। अभी तक 15 स्टेटों में मैं खुद गया हूँ। और ऐसा नहीं कि वहाँ खाली मीटिंगें हम लेते हैं, तो लोगों के बीच में जाते हैं, वो जिस तरह से जीते हैं, जिस तरह से रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिन जनजातियों के लिए काम करता हूँ, यह देश की अति पिछड़ी जनजाति है, जिसे एक्सट्रीम बैकवर्ड कहते हैं और मोस्ट निग्लेक्टेड कहते हैं। आपको शायद पता होगा कि अंग्रेजों ने 1871 जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेकर आए थे, जो बेगर्स के लिए होता है, और यहाँ उन्होंने ऐसा किया कि ये जो जनजातियाँ थी ज़्यादातर जंगल में रहती थी, और उन्होंने अंग्रेजों के साथ कभी समझौता नहीं किया, उनके खिलाफ लड़े, और अंग्रेज भी उनसे बहुत परेशान होते थे, वो उनको मिलते ही नहीं थे पकड़ने के लिए। तो इसीलिए अंग्रेजों ने उनके लिए 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को लाया और एक लिस्ट तैयार की कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स है। जैसे ही धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ी, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इन जातियों का कोई किसी ने विचार नहीं किया। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन इन जनजातियों की लिस्ट जो डीनोटिफाई नहीं हुई, ये नोटिफाई थे। 31 अगस्त 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी सोलापुर गए, जो महाराष्ट्र में, यहाँ इन लोगों को बंदी करके रखते थे। ऐसा तो बहुत बड़े ऐसे कंपार्टमेंट रखे थे, उसमें लोग रहते थे, तो इनको मुक्त किया वहाँ से। तो वहाँ से उनका नाम आ गया डीनोटिफाइड, मतलब उनको मुक्त कर दिया उन इससे जो उनको तकलीफ थी। लेकिन उन्होंने वो एक्ट तो सीटीए तो चला गया, लेकिन हैबिचुअल अफेंडर्स एक्ट 1952 के अंतर्गत ये लोग आ गए। यानी कि अगर मानो कहाँ भी चोरी होती थी तो पुलिस पहले इनको पकड़ते थे। अगर इनकी कितनी पीढ़ियाँ ऐसी गई है कि मानो उन्हें घर में कोई जन्म लेता है तो बाय बॉर्न क्रिमिनली है, ऐसा उनको ट्रीट किया जाता है। दूसरी बात, जो घुमंतु जनजाति थी, जो खाना बदो जनजातियाँ थी, एक जगह पे कहीं रहती नहीं। जैसे अभी कश्मीर की बात किया जाए तो यहाँ सिप्पी है, गदीज है, बकरवाल है, गुज्जर है। और अब सर आपकी मैं आवाज नहीं टोक रहा हूँ, जैसे आपने कश्मीर का नाम लिया, तो कश्मीर में आपको ये कैसे आपके दिल में भावना है कि जम्मू कश्मीर तो एक आप देखें कि काफ़ी सालों से हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी उनको एक बहुत ही नीची नज़र से देखा जाता है। तो आपकी कैसी ये दिल में चीज़ है कि हम जम्मू कश्मीर के बारे में सोचें? जैसे अभी नाम लिया आपने, कश्मीर का नाम लिया, और मुझे काफ़ी अच्छी खुशी मिली कि आप भी कुछ एक आए हैं कि जम्मू कश्मीर की सोचता है, जो कश्मीर के बारे में सोचता है कि जहाँ से जब से देश हमारा आज़ाद हुआ तो कश्मीर मुद्दा लेके हमेशा झगड़े हो रहे हैं, सियासी झगड़े हैं। क्या समझते हैं, ये सियासी झगड़े हैं या ये सच के झगड़े हैं? ये सियासी झगड़े हैं। सत्ता चाहते हैं कुछ लोग, नहीं छोड़ना चाहते हैं अब जब अपने पास सत्ता है। और आपने पूछा कि आप कश्मीर के बारे में क्यों सोचते हैं, क्योंकि कश्मीर तो हमारा स्वर्ग है, हमारा नंदनवन है। जैसे बोलते हैं ना, हमारी गर्दन है कश्मीर। और यहाँ जिस स्वर्ग में मैंने देखा, मुझे एक आदत है, जब हमारे पास मोबाइल होता है मैं दिन भर हर स्टेट का नोमैडिक्स ऑफ द कश्मीर, डिनोटिफाइड ऑफ इस स्टेट का, उस स्टेट का जाना जाता हूँ। जैसे मुझे कश्मीर के बारे में मैंने पढ़ना चालू किया, मैंने देखा कि हम जिसे स्वर्ग कहते हैं, हम जिसे नंदनवन कहते हैं, वहाँ पे ये घुमंतु जनजातियाँ इतनी बदतर हालत में जी रहे, नर्क से ज़्यादा उनकी परेशानी है। उनको हर कोई सोशल उसको स्टेटस ही नहीं है। मानो बक्करवाल गुज्जर भी मुसलमान ही है, लेकिन दूसरे मुसलमान इनको इतना नीचा देखते हैं, उनके साथ रोटी बेटियों का व्यवहार तक होता नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है? वो भी आखिर इंसान है। तो अभी तक इतने सालों से वो लोग सोशल जस्टिस के वेटिंग लिस्ट में हैं। जैसे मुझे पता चला कि शेड्यूल ट्राइब में है, शेड्यूल कास्ट में है। अभी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी फैसिलिटी है, आज भी उन लोगों को घर नहीं मिलता है। कहीं 3-4 महीने, अभी अभी कश्मीर में सर्दी है तो जम्मू चले आएंगे, नहीं तो हिमाचल चले जाएंगे, उत्तराखंड चले जाएंगे। मतलब ये एक जगह पर रहते नहीं। जैसे बीच बीच में मैंने कुछ न्यूज़ में भी पढ़ा इनके बारे में, कुछ लोग रिपोर्टिंग करते हैं, इनका लिखते हैं, सर्वे करते हैं। तो इनकी जो परेशानियां मैंने देखी कि जो बॉर्डर पे जो बकरवाल वगैरह होते हैं, गुजर होते हैं, तो उनके घर देखे पत्थर के, उनको दरवाजा ही नहीं है घर में। और सर अभी आपने बात की गुज्जर वालों की,
गुजरवाल, क्या कश्मीर में ये सब गुजरवाल देखेंगे, ये जम्मू के गुजरवालों को भी देखेंगे? जैसे दूसरी पार्टियां हैं जो सिर्फ कश्मीर के बारे में सोचती हैं, तो जम्मू को फिर एक ढंग से छोड़ दिया जाता है। पर आप तो एक सोशल एक्टिविटी, आप तो मेरे ख्याल में इस बारे में सोचेंगे नहीं, दोनों के आप बारे दोनों में, के बारे में सोचेंगे, दोनों रीजन के बारे में, दोनों के लद्दाख भी सोचेंगे, तीनों को सोचेंगे सोचेंगे। सोचेंगे सोचेंगे, जरूर सोचेंगे ना। हमारे लिए देखो, हम जब मैं काम करता हूँ एज ए डीएनटी एक्टिविस्ट, डीएनटी मतलब डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। अभी आपको बता दो कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स को होना, ये क्रिमिनल ट्राइब्स इसे कहा जाता है, अभी एक्स क्रिमिनल ट्राइब, उनकी एक लिस्ट अंग्रेजों के जमाने से है कि इस स्टेट में ये लोग डी नोटिफाइड ट्राइब्स है, जिसे हम डीटीबी कहते हैं। दूसरा है नोमैडिक ट्राइब्स, ये घूमते रहते हैं, निरंतर घूमते रहते हैं। और तीसरे है सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब ये सीजनल बाहर निकलते हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में बाहर चले जाएंगे कश्मीर से, फिर सर्दी खत्म होते आ जाएंगे, ये जो ऐसे भी सीजनल होते हैं। तो ये इस तरह की जनजाति, अगर हमें हमारे दिमाग में जम्मू कश्मीर या कोई नहीं, भारत का डीएनटी है, और इनकी पहचान ये है कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है। ये पूरे जो नोमैडिक्स है डिनोटिफाइड, ये महाराणा प्रताप का आपको वंशज मानते हैं उनका। तो ऐसी जनजातियां जिसे हम कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स है। मोदी जी ने भी जब महाराष्ट्र में आए थे तो एक हमारे उमाजी राजे नाइक थे, जिन्होंने बहुत अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, तीनों स्टेट के अंग्रेज के अधिकारी इकट्ठा के उनको पकड़ने की कोशिश की। तो अभी महाराष्ट्र में उनकी भी जयंती सरकारी तौर पर जाती है। दूसरे है नोमैडिक ट्राइब्स। आपको बता दें कि जब इस देश पर बाहर के देशों ने बहुत, जैसे हम बोलते हैं कि ज्यादातर मुगल या निजाम इस तरह के लोगों ने आक्रमण किया, तो हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, मंदिर हमारे तोड़े गए। तो इनको बचाने का काम किस लोगों ने किया? तो इसी घुमंतु जनजातियों के लोगों ने किया। इसमें आप देखेंगे कि जो अपने सिर के ऊपर भगवान की मूर्ति लेकर घूमते हैं, जो ऐसी देवियों की मूर्तियां लेकर घूमते, घर घर मंदिर तोड़े, लोग मंदिर नहीं जा सकते थे, तो ये लोग इन मूर्तियों को, देवियों को अपने घर तक लेके आते थे। माने कि जो देश का फ्रीडम फाइटर था उसे क्रिमिनल घोषित किया। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जनजाति आई, इन्हें क्रिमिनल घोषित किया। और जिन्होंने देश की संस्कृति, देश की धरोहर, देश की लोक परंपरा को संवर्धन करने का काम किया, प्रोटेक्शन करने का काम किया, उसका प्रचार और प्रसार किया, आज वो भिखारी का जीवन जी रहे हैं। मानो कि जिन्होंने ब्रिटिशों के साथ समझौता किया वो आज ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, और जिन्होंने देश का स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, देश के देवी देवताओं को बचाया, कल्चर बचाया, वो आज भिखारियों की जिंदगी जी रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो ब्रिटिशर जी रहे हैं, जो उनके कदम चले हैं, वो आज एक राजा की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, जैसे अब्दुल्ला फैमिली है हर स्टेट में ऐसे लोग मिलेंगे आपको। नहीं, मैं स्टेट की बात नहीं, जेएनटी की बात कर रहा हूँ। वो तो है। अभी देखिए, हम जितने लोगों के मैं मिला हूँ पिछले 4-5 दिन से, हर कोई बोलता है हमें कुछ नहीं मिला। एक स्टेट में रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए ना, स्टेट है ना वो, भले ही आपको विशेष अधिकार हो, लेकिन वो स्टेट तो है। तो वो तो खत्म हो गया ना पिछले साल से। नहीं, अभी आएगा 15 अगस्त से अभी आएगा। अभी केंद्र सरकार के जितने लॉ रिजर्वेशन पॉलिसी है वो जेएनके में अप्लाई होंगी। तो अब जाके ये लोग राजनीतिक, इनको आरक्षण मिलेगा, इनको शैक्षणिक आरक्षण मिलेगा, इनको जॉब में आरक्षण मिलेगा, और अभी इतने साल के बाद ये लोग, मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे आपको ये बता दें, जैसे डीडीसी इलेक्शन हो रही है, आपके क्या ऐसे होगा कि इसमें कुछ जो आम पब्लिक है, क्या उनको फायदा होगा? नहीं, देखो, अगर आप इस फील्ड में बहुत सालों से हो, सरकार की एक रचना होती है। केंद्र सरकार में रूरल डेवलपमेंट का डिवीजन होता है, केंद्र टॉप पे है, तो सबसे अहम जो लास्ट है पंचायत होती है। अगर पंचायत ही नहीं है, ब्लॉक भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी नहीं है, तो ग्राम विकास कैसे होगा? रूरल डेवलपमेंट आप किसको बोलेंगे? कोई उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। अब जाके केंद्र से पैसा स्टेट में आएगा, स्टेट में से रूरल डिपार्टमेंट को जाएगा, फिर वहां से डीडीसी में जाएगा, डीडीसी से बीडीसी में आएगा, और बीडीसी में से पंचायत में जाएगा। अभी ये व्यवस्था बन रही है, तो अभी जाके गाँव का विकास हो सकता है। और दूसरी बात, अभी पहले जैसा नहीं रहा है। अगर कोई पंचायत, गांव की पंचायत, ग्राम पंचायत अगर कोई प्रपोजल बनाती है, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट स्कीम पंचायत पे आती है, डायरेक्ट पंचायत को पैसा अलॉट होता है। अभी पूरे देश में पूरी पंचायत को कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जोड़ने का काम इस सरकार कर रही है, जो केबल के माध्यम से। मतलब अभी आप देखिए कि प्रधानमंत्री चाहेंगे तो पूरे देश के पंचायतों के सरपंचों के साथ एक साथ बात कर सकते हैं। अगर ये कश्मीर उनमें शामिल ही नहीं था ना, उनमें किस तरह का डेवलपमेंट जम्मू होगा? कश्मीर या कश्मीर दोनों भी आते हैं ना। नहीं, वो कैसे आते हैं? आप जब मैं देखा अभी बड़ी बोल रहे कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर है ना पूरा, तो स्टेट पूरा है ना, जम्मू और यूटी। अभी यूटी हो गई, ठीक है ना, लेकिन वो स्टेट के तरह ही है ना, दोनों एक ही है। पहले अभी लद्दाख अलग हो गया, आप में से लद्दाख अलग हो गया, तो अभी और हमें जो बात करनी होगी तो जम्मू कश्मीर ही बोलना पड़ेगा। नहीं, आप कश्मीर बोल रहे हैं।
नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आपने 3 जगह पूछा ना कश्मीर का बोला ना, ऐसा नहीं है। जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बोले ना, हाँ, जम्मू कश्मीर बोले। जम्मू कश्मीर दोनों में, दोनों के लिए हम बराबर देखना होगा। नहीं मैं कभी ये चीज देखता हूँ, कभी बाहर से आते देखिए अभी कोई- कश्मीर का आप बोल रहे, मैं बोलता हूँ कश्मीर में ऐसा है कि क्या होता है, हम किसी माहौल में रहते हैं ना, जब आदमी का या मनुष्य का विकास होता है तो वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से उसका विकास होता है। अगर यहाँ का कल्चर जम्मू का मैंने देखा तो यहाँ थोड़ा प्लेन माइंडेड है, डेवलपमेंट की तरफ लोग देख रहे हैं, सिटी अच्छी है और काफ़ी यहाँ पहाड़ी इलाका थोड़ा कम लग रहा है जहाँ तक मैं घुमा होगा, लेकिन जम्मू सिटी देखी जाए तो प्लेन में है। कश्मीर में पूरा पहाड़ी इलाका है, एक वहाँ के आइडियोलॉजी, वहाँ की फिलॉसफी, वहाँ के जो राजनीति के लोग रहे हैं, यहाँ के लोग और वहाँ के राजनीति के नेताओं में बहुत फर्क दिख रहा है। यहाँ मैंने देखा, मैं जितने नेताओं से मिला हूँ अभी ये 4-5 दिन में, तो सब कार्यकर्ता के बारे में सोचने वाले नेता मुझे मिले। और कश्मीर में जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक देखा है, खुद के फैमिली के बारे में सोचने वाले नेता, जैसे अब्दुल्ला फैमिली हो, मुफ्ती महमूद, ये देखते हैं कभी किसी को आगे लाने का? नहीं देखते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया कि उसी इन्वायरमेंट में जो लोग रहे हैं आज तक, उनके दिमाग में उसी तरह की डेवलपमेंट। जैसे आपने अभी बात की कि महबूबा मैं साल में मुफ्ती फैमिली होगी, अब्दुल्ला फैमिली होगी, चलो मैं तो ये थोड़ा सोशल की लेते लेते मैं साथ में इसको थोड़ा पॉलिटिकल भी ले गया मैं अपने इस डिबेट को आज। पर एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे डिबेट हम कर रहे हैं, आपने भी बात की गुज्जर बकरवाल की बात की, जो बैकवर्ड क्लासेज है हमारे J&K में काफ़ी कुछ सारा, और मैंने सुना कि आप 1-2 दिन पहले भी आई साहब से मिले हैं। आपका मेन क्या मकसद है कि इनको किस तरीके की, अब देखिए कि वो देखते हैं हम कि उनके बच्चे उनके स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते। मैं जम्मू से हूँ, मैं कई बार देखता हूँ बेचारे घोड़े पे, जैसे अब सर्दी आई ऊपर से नीचे आते हैं, घोड़े हैं, बकरी हैं, गाय हैं, उनकी पूरी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे, उनकी बेटियाँ बेटे, वो उनको लेके जा रहे हैं। तो मैं उनके जब देखता हूँ तो वो तो मेरे ख्याल में स्कूल तो काफ़ी दूर की बात होगी। और जैसे बोलते हैं कि ABC भी, जहाँ एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी भी नहीं जा पाते बच्चे। हेल्थ में भी अगर आप देखें तो उनको हेल्थ में भी बच्चों को, जैसे हमारे यहाँ पे पल्स पोलियो की डॉज करते हैं, हमें तो वो भी उनको नहीं मिलता। तो आपने उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या क्या यहाँ करें? की एजुकेशन सिस्टम आप देखिए, दूसरे हर स्टेट में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ JNK के लिए कोटा रखा है, जम्मू कश्मीर के लिए कोटा रखा है। क्यों रखा है? यहाँ कॉलेजेस नहीं है, एजुकेशन सिस्टम यहाँ के बच्चे, अभी मैं पढ़ता था औरंगाबाद में, मेरा MSc हुआ है, तो मेरे साथ कुछ जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर कश्मीर के बच्चे थे जो अलग अलग कॉलेज में वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तब मैं उनसे बातें करता था, मुझे पता आप कहें PG का कॉलेज तक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम तक नहीं है। मुझे लगता है लोगों ने भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपनी सोच जो है बदलनी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। मजहब, ये जो धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति है, पीढ़ियों से उनके, अभी आज तक उनको कुछ मिला क्या? नहीं मिला। बाहर के स्टेटों में उनकी अवहेलना की जाती है कि वहाँ कुछ नहीं है, ये मैंने भी देखा। और मैं ज़्यादातर अभी मैं जो काम करता हूँ, विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लिए काम करता हूँ। जैसे यहाँ मोदी जी ने कमीशन भी बिठाया था, उसमें मैंने देखा कि कुछ जातियों के नाम देखे मैंने, बकरवाल, गुज्जर। जब मेरे पास वो जातियों के नाम मैंने नेट पे खोजना शुरू कर दिया, मैंने देखा कि बहुत दिक्कतें हैं। आम इंसान के लिए यहाँ डेवलपमेंट का सोचना दिक्कत है, इनको तो ये तो बहुत बहुत दूर है इनके लिए। तो अभी दिल्ली में आदरणीय मोदी जी ने बोर्ड गठन किया इस समाज के लिए केंद्र सरकार के तौर पर। तो हम चाहते हैं कि कुछ राज्यों में है बोर्ड, है निगम है, ज़्यादातर देखा कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, अभी धीरे धीरे तमिलनाडु और कर्नाटक में भी चालू है, हम लोग वहाँ गए थे। लेकिन इस राज्यों को ज़्यादातर जरूरत है, यहाँ कुछ भी सिस्टम नहीं है। अभी सिस्टम क्यों नहीं था? जितने केंद्र सरकार जनता के भले के लिए कानून बना दिया, नहीं आते थे। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर अभी तो ये UT बन गया, अभी यहाँ धारा 370, 35 ये भी अभी हट गया है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ इधर आ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं, यहाँ शेड्यूल ट्राइब कमीशन नहीं दिखाई देता है, यहाँ शेड्यूल कास्ट कमीशन नहीं दिखाई देता है, यहाँ कोई शेड्यूल कास्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं, OBC कमीशन और फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं है। तो अभी हम चाहते हैं, जैसे कि आप बीच में देखा सदन में अमित जी शाह ने जब इसके ऊपर बहस चल रही थी, तो उन्होंने भी गुज्जर बकरवालों का नाम लिया। और क्यों लिया? उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि ये लोग घुमंतु है, घूमते रहे, इनके लिए इनको स्थिर करना जरूरी है। अगर एक घर में वो रहेंगे ना, घर उनको पक्का होगा, तो धीरे धीरे एजुकेशन की बात तो दूर की होती है, पहले घर ही नहीं है, एक जगह पे रहते ही नहीं है, बाल बच्चों को साथ लेके जाते हैं, तो इनके लिए घर की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अभी जो केंद्र में बोर्ड बैठा है दिल्ली में, वहाँ के अध्यक्ष हमारे दादा जी जो पूर्व कमीशन के भी चेयरमैन थे, तो अभी वहाँ से कुछ स्कीम आ रही है जैसे एजुकेशन की। तो DNT के बच्चों के लिए जवाहर नवोदय पैटर्न पे स्कूल आने वाली है, रेसिडेंशियल स्कूल है, 1st से 5th तक, उसके लिए 3.5 करोड़ रुपया भी सरकार देने का सोच रही है एक स्कूल के लिए।
और जो 6 to 12 तक रेसिडेंशियल स्कूल देगी, सीबीएसई पैटर्न होगा, और करीबन सरकार एक स्कूल के ऊपर 20 करोड़ तक, 16 से 20 करोड़ तक खर्चा करने वाली है। अगर ये स्कीम जम्मू और कश्मीर में आनी है तो यहाँ तो कोई एजेंसी चाहिए ना, तो इसीलिए हमने सोचा पहला कोई एजेंसी चाहिए। दूसरी आपको बता दो कि केंद्र सरकार इन जनजातियों का सर्वे कर दो, जो कि 1931 के बाद ऐसा सर्वे इन जनजातियों का, इनका कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। तो बोर्ड के माध्यम से ये भी कहा गया था कि इनका डाटा ही नहीं ना हमारे पास, हम क्या इनके लिए लेकर आएंगे, तो अभी सर्वेक्षण का काम चालू है, वो भी यहाँ होना चाहिए। तब हम एलजी साहब से मिले तो बहुत सकारात्मकता हमने उस इंसान में देखी कि हमें इतना अच्छा अटेंड किया, हमारा निवेदन पहले ही पढ़ चुके थे, वो हमें किस लिए भेंट चाहिए। जब हम उनके पास बैठे तो उन्होंने पूरा पॉइंट आउट कर रहे थे, पूरा पढ़ा उन्होंने, जबकि हम देखते हैं किसी नेता को कि वो लेता है और अपने पीए या किसी के पास देता है, मैं देखता हूँ ये, तो उन्होंने वो नहीं किया, हर पॉइंट का वो कुछ ना कुछ लिख रहे थे, उनके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे थे। तो हमने यही कहा कि सर अभी दिल्ली में बोर्ड बना है तो जम्मू कश्मीर के लिए भी बोर्ड बनना चाहिए, ये बोर्ड बनेगा जैसे हरियाणा में भी बोर्ड है, तो इस बोर्ड के माध्यम से जो दिल्ली की सरकार जो भी अभी स्कीमें देगी केंद्र सरकार, तो ये यहाँ से इस बोर्ड के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन होनी। दूसरी बात, बगैर ये एससी एसटी है तो वो वहीं पे है, लेकिन ये इनका जो आइडेंटिफिकेशन है घुमंतु है, इनकी सामाजिक शैक्षणिक अवस्था के कारण इनको शेड्यूल ट्राइब में या वो पहाड़ों में रहते हैं इसलिए उनको दिया है, लेकिन ये घुमंतु है तो इनके लिए घुमंतु का उल्लेख करके जाति के प्रमाण पत्र देने चाहिए, विमुक्त है या घुमंतु है, अर्ध घुमंतु है, भले वो एससी में है एसटी में है, ये भी हमने उनसे मांग की है। हमने कहा है कि यहाँ बोर्ड का गठन किया जाए, उनका सर्वे भी किया जाए, और 2015 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की सेक्रेटरी अग्निहोत्री मैडम थी, उनके द्वारा एक सभी स्टेटों को और यूटीज को एक लेटर दिया गया था। शायद वो समय लेटर नहीं आया होगा क्योंकि वो जो चलता था यहाँ होता ही नहीं था केंद्र का, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इनकी समस्या जो भी है निवारण की कलेक्टर के अध्यक्षता में कमेटी बने, इस तरह का हमने उनसे मांग की है। उन्होंने भी कहा है कि कुछ चालू है, प्रोसेस है, कुछ कर भी सकते हैं। तो मैं यहाँ के भी कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट है, जैसे हमारे यहाँ की जो अध्यक्ष चंद्रभूषण जी है, हमारे कार्यवाह अशोक कुमार जी है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवान दास शर्मा जी, इनको भी कहा है कि अपने भी माध्यम से आप सरकार के साथ संपर्क में रहे। बहुत से अधिकारियों को भी मैं मिला हूँ, मैं चाहता हूँ कि सरकार यहाँ बोर्ड गठन करे, जब तक इनके लिए कोई एजेंसी नहीं होगी ना, अगर वो बोर्ड गठन होता है तो बोर्ड स्कीम बनाएगा, बोर्ड स्कीम इम्प्लीमेंट करेगा और मॉनिटरिंग भी बोर्ड करेगा। तो इस तरह का हम चाहते हैं कि सिस्टम बने, स्कूल बने, पहले घर मिले, फिर स्कूल का शुरू हो, फिर उनके धीरे धीरे जॉब के लिए अगर उनमें कुछ स्किल है अच्छी सी, अभी वो भेड़ बकरियाँ करते हैं तो उनको भी सरकार कुछ फाइनेंस करे ना, और ज़्यादा ले ले वो, फिर उनको स्किल दे दे, जैसे हम उलन का वगैरह कुछ बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, तो क्यों ना उनसे जो कच्चा माल लेके लोग बना रहे हैं तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। तो अगर उनको ही ट्रेनिंग दी जाए जिस तरह से बनाना है और उनको सरकार फाइनेंस करे तो खुद का भी वो अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम चाहते हैं कि आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। अभी तो हम जम्मू का हुआ है दौरा, पहले तो देखने आए थे कि 370 के बाद यहाँ की क्या परिस्थिति होगी, तो अभी लग रहा है कि लोगों में भी कुछ विश्वास है। वो नेता है जिस तरह से गुमराह करते हैं क्योंकि उनकी वो राजनीति देखते हैं, उनकी दाल चली चाहिए। यस यस, वही तो है ना, उनके आने वाली जो नस्लें हैं उनकी नस्लें इनका बंदोबस्त करती है। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू और कश्मीर के दोनों भी तरह से जो लोग हैं ये, मैं इनको जो बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड है, वो चिंतन करें कि इतने सालों से हमें क्या मिला, बराबर इनके ऊपर विश्वास किया, कुछ मिला नहीं, तो अभी चिंतन करें और वो अपने दिमाग में से कुछ चीज़ें निकाल दें, ऐसे स्वार्थी नेताओं के विचार से बाहर आए और वो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचे, देश के साथ उनकी भी तरक्की करना उन्होंने सोचना चाहिए, उनके बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर उनके दादा, जैसे हम बीच में मैंने एक वीडियो देखा, वो शायद बकरवाल कम्युनिटी के थे, बहुत उनका एज काफ़ी था, उनका कहना था कि हम पिछले 100 सालों से भी हम ऐसे ही जी रहे हैं, इसी तरह से हम जी रहे हैं, मतलब हम भी यही काम करते थे, हमारे पिता भी यही काम करते थे, हमारे बेटे भी काम कर रहे, अभी हमारे बेटे के छोटे बेटे वो भी यही काम कर रहे, मतलब उनमें कुछ, हम जो बोलते हैं ना कुछ विकास किसको कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी अभी सोचना चाहिए, इन लोगों के बातों में ना आए, विकास के तरफ, विकास की राह पर उन्होंने चलना चाहिए। ये थे हमारे आज अनिल जी, जिन्होंने एक सोशल एक्टिविटी और काफ़ी एक समुदाय के लिए काम करें, जो एक बिल्कुल फॉरवर्ड बहुत ही डोंट एरिया में रहता है, वो गरीब लोग हैं, उनके बारे में। और पहली बार मैं आज ऐसी हस्ती से मिला हूँ और आप सबसे मैंने इनको रूबरू करवाया। नमस्कार, थैंक यू। मैं रोहित बड़ियाल आपके साथ।